नमस्कार साथियों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीडीएल पाठशाला में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आप सभी के कहने पर हम आज डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सामाजिक विज्ञान के लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर आए, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय का कि सप्त सिंधु नदियों के नाम लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सप्त सिंधु शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई है? संस्कृत भाषा से हुई है। ठीक है, इसमें सप्त का अर्थ सात तथा सिंधु का अर्थ सिंधु नदी से संबंधित है। ठीक है, वैदिक काल में पंजाब को सप्त सिंधु कहा जाता था। वैदिक काल में पंजाब को क्या कहा जाता था? सप्त सिंधु कहा जाता था। ठीक है, ये सप्त सिंधु हमारा क्या है? एक संस्कृत भाषा का शब्द, जिसमें सप्त का अर्थ है सात और सिंधु का अर्थ क्या है? सिंधु नदी से संबंधित सिंधु का अर्थ। ठीक है, तो सप्त सिंधु में कुछ नदियों के नाम हैं, वो निम्न हैं: सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी, सतलुज, ब्यास तथा सरस्वती। ये सारे के सारे क्या हमारे सप्त सिंधु के अंतर्गत आने वाली नदियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा सौर मंडल या सौर परिवार किसे कहते हैं? 2024 में पूछा वो क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर हमारा क्वेश्चन बन सकता है सौर मंडल से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम क्या है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं एवं अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं अंतरिक्ष में कई आकाशगंगाएं हैं, जिनमें से हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? मिल्की वे नाम है। ठीक है, सूर्य एवं इसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमने वाले ग्रहों, उल्काओं एवं धूमकेतुओं को संयुक्त रूप से सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, हमारे सौरमंडल का केंद्र सूर्य है। इसमें 8 ग्रह 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ, जिसे हम IAU बोलते हैं, ठीक है, ने ग्रहों की नई परिभाषा दी, जिसके तहत केवल वही ग्रह चमकदार खगोलीय पिंड ग्रह माने जाएंगे जो अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और जिनका द्रव्यमान इतना है कि ये बाहरी ग्रहों के प्रभाव से बचने हेतु अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण लगभग गोल आकार के हैं, साथ ही अपने पड़ोसी पिंडों की कक्षा नहीं लांघते हैं। यम की कक्षा सौरमंडल के दूसरों ग्रहों की तुलना में झुकी हुई है और वरुण की कक्षा को काटती है। इस आधार पर यम को ग्रह की जमानत से बाहर कर दिया गया है। जब सौरमंडल में केवल 8 ग्रह रह गए हैं तो ग्रहों का नाम क्रमशः निम्नवत है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये हमारा ग्रहों का सीरियल है। ठीक है, बुध को मरकरी बोलते हैं, शुक्र को वीनस बोलते हैं, पृथ्वी को अर्थ बोलते हैं, मंगल को मार्स बोलते हैं, बृहस्पति को जुपिटर बोलते हैं और शनि को स्टर्न बोलते हैं, अरुण को यूरेनस बोलते हैं और वरुण को नेपच्यून बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा चारों वेदों के नाम लिखिए तथा ऋग्वेद का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो चारों वेदों के नाम निम्नलिखित हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त। ठीक है, और लगभग इसमें 10,600 ऋचाएँ हैं, जिन्हें मंत्र बोलते हैं। ठीक है, इसमें पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। इसमें क्या है? पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। इसमें 2 से 7 तक के मंडल प्राचीनतम मंडल हैं। ठीक है, ऋग्वेद में अग्नि, मित्र, इंद्र, वरुण आदि देवी देवताओं की स्मृति के बारे में हमें जानकारी मिलती है तथा इसका पाठ करने वाले को होता कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नदियों के किनारे सभ्यताओं के विकसित होने का क्या कारण था? तो नदियों के किनारे सभ्यता के विकास होने के क्या कारण थे, जिनमें
कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पॉइंट नंबर 1 है हमारा, नदियों के द्वारा पानी मिलने से कृषि को बढ़ावा मिलना तथा आवश्यकता अनुरूप फसल की प्राप्ति हो सकती थी। नदियों के किनारे की मिट्टी उपजाऊ होती थी, मिट्टी के उर्वर के होने से सब फसल की पैदावार अच्छी होती थी। नदियों से कृषि का लाभ होने के अतिरिक्त मछली का पकड़ना, पानी पीने के लिए, अन्य जानवरों का शिकार करने में आसानी होती थी। नदियों से लोगों के आवागमन तथा माल को ले आने का कार्य भी सुगमता से होता था और नदियों के किनारे आवास बनाने के लिए भी भूमि उपलब्ध थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यातायात के 2 नियम लिखिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यातायात क्या है। सड़कों पर भारी यातायात के कारण आज प्रतिदिन हृदय विराग दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसीलिए यातायात के नियमों का पालन करते हुए चलना बहुत ही आवश्यक है। आपका जीवन बहुमूल्य है, उसकी सुरक्षा करना आपका ही कर्तव्य है। सड़क पर चलने के समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसका प्रत्येक व्यक्ति को पालन करना ही चाहिए। जैसे कि हमेशा सड़क के बाईं ओर चलें, ठीक है, हमेशा ट्रैफिक सिग्नलों का पालन करें, सड़क पर यातायात नियंत्रण हेतु लगी हरी, पीली व लाल बत्तियों का ध्यान रखो और हरी बत्ती का संकेत मिलने पर ही चलें। बत्तियों के निर्देश का पूरा पालन करें। तीसरा पॉइंट है हमारा, सड़क तभी पार करो जब हरी बत्ती जल जाए। जहाँ तक हो सके उसी स्थान से पार करो जहाँ सड़क पर पदयात्री हेतु जेब्रा के निशान हो। पॉइंट नंबर हमारा 4 है, जहाँ सड़क के दोनों ओर पथ बने हैं, पैदल चलते समय उन्हीं का प्रयोग करें। ठीक है, तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। 5 हमारा पॉइंट है, सड़क पर यदि लाल बत्ती नहीं लगी है तो यातायात पुलिस कर्मचारी निर्देश कर रहा है तो उसके निर्देशों का पालन जरूर करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत देश के कोई 5 पड़ोसी देशों के नाम एवं उनकी राजधानी का नाम लिखिए। तो श्रीलंका, इसकी राजधानी कोलंबो। ठीक है, अगला हमारा बांग्लादेश, इसकी राजधानी ढाका है। भूटान थिम्पू, नेपाल काठमांडू और पाकिस्तान है इस्लामाबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानचित्रों की 2 उपयोगिताएं बताइए। तो मानचित्र या मैप, हमारा शब्द लैटिन भाषा के मैप्पा शब्द से बना है। ठीक है, चिर सम्मत लैटिन में मैप्पा का अर्थ है कपड़े का मेज पोश या रुमाल। लैटिन भाषा में मैप्पा का जो अर्थ है वो है कपड़े का मेज पोश या फिर रुमाल। ठीक है, अतः मध्यकालीन युगों में कपड़े पर संसार के चक्र मानचित्र मैप्पा मुंडी कहे जाने लगे। संभवतः मैप्पा मुंडी शब्द को तात्पर्य 840 में सेंट रिक्वियर के मिकन नामक मठाधीश ने प्रयोग किया था तथा बाद में यह शब्द इतना प्रचलित हो गया कि सभी मध्यकालीन संसार मानचित्रों को कई शताब्दियों से तक इसी नाम से पुकारा जाता है। तो ये सब कहने की बातें। ठीक है, हम सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि मानचित्र या मैप शब्द हमारा जो है लैटिन भाषा के मैप्पा शब्द से बना है और लैटिन में मैप्पा का जो अर्थ है कपड़े का मेज पोश या फिर रुमाल होता है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे फिंच तथा ट्रिवार्था के अनुसार निश्चित मापनों के अनुसार धरातल के किसी भाग के लक्षणों की समतल सतह पर निरूपण को मानचित्र कहते हैं। ठीक है, ये एक परिभाषा लिखेंगे। दूसरी परिभाषा में लिखेंगे इरविन रेंज के अनुसार अपनी प्राथमिक संकल्पना में कोई मानचित्र धरातल के प्रतिरूप का ऊपर की तरफ से देखा गया रूढ़ चित्र होता है जिसमें पहचान के लिए अक्षर लिख दिए जाते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे अगले क्वेश्चन को। ठीक है, वो हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन कीजिए या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा खुदाई करने पर शहरों में कई प्रकार की बड़ी बड़ी इमारतें मिली। जब हमारे पूर्वजों ने खुदाई की तो शहरों में कई प्रकार की बड़ी बड़ी इमारतें मिली जो आयताकार थी। ठीक है, कई 2 मंजिला घर थे, अमीरों की कोठियाँ थीं, गरीब कारीगरों के छोटे छोटे घर थे। उससे ये पता चलता है। ठीक है, शहर की सड़कें गांव की गलियों की भांति टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी, बिल्कुल सीधी रेखा में थी। पूरा शहर जाल की जैसा व्यवस्थित था। सड़कों के किनारे पक्की नालियाँ बनी थी, प्रत्येक घर की नाली बड़े नालों से मिल जाती थी।
तो ये क्या हमारा हो गया सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं हो गई कुछ, ठीक है, जो कि 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। अक्षांश रेखाएं क्षैतिज रेखाएं होती है। अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं? क्षैतिज रेखाएं होती हैं। और जबकि देशांतर रेखाएं हमारी क्या है? ऊर्ध्वाधर होती है। जैसे कि हमारा ये ग्लोब है, ठीक है, पृथ्वी है, तो इसमें जो इस तरीके से रेखाएं होती है वो क्या होती है? क्षैतिज होती है, ठीक है, जिन्हें हम अक्षांशीय रेखाएं बोलते हैं। और जो कुछ इस तरीके से होती हैं इन्हें देशांतर रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि अक्षांश रेखाएं क्षैतिज रेखाएं होती हैं जबकि देशांतर रेखाएं ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, ठीक है। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी को घेरती हैं और भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण की दूरी बताती हैं कि उत्तर कहाँ है और दक्षिण कहाँ है, ठीक है। वही देशांतर रेखाएं पृथ्वी को संतरे के टुकड़ों की तरह खंडों में बांटती हैं। अगला पॉइंट है अक्षांश रेखाएं काल्पनिक होती हैं तथा संख्या में अनंत। तो वही देशांतर रेखाएं प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व या पश्चिम को मापती हैं। जहाँ हमारी अक्षांशीय रेखाएं ये बताती है कि उत्तर कहाँ है और दक्षिण किधर है, तो वही देशांतर रेखाएं हमारी क्या बताती है कि पूर्व किधर है और पश्चिम किधर है, ठीक है। और ये क्या है? अक्षांश और देशांतर दोनों को डिग्री में मापा जाता है और फिर सेकंड के अंशों में विभक्त किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है इसी में, अक्षांश और देशांतर भौगोलिक निर्देशांक कहलाते हैं, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? इनमें सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी पर कुल 5 महासागर। ये महासागर निम्नलिखित हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी महासागर और दक्षिणी महासागर, ठीक है। तो इन महासागरों में प्रशांत महासागर सबसे बड़ा एवं सबसे गहरा महासागर है जो लगभग 16.55 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर तथा हिंद महासागर क्षेत्रफल और विस्तार की दृष्टि से पृथ्वी का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो अगले क्वेश्चन में हम अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।